नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। यूपी की सियासत उस समय गर्मा गई जब कानपुर के परफ्यूम कारोबारी के घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। इस छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। आईटी विभाग ने अभी तक कारोबारी पीयूष जैन से करीब 150 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि त्रिमूर्ति फ्रेगनेंस बिना इनवॉइस या टैक्स भुगतान के काम कर रही थी, जिसके बाद उनकी 3 संस्थाओं की तलाशी ली और लगभग 150 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि सीबीआईसी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी नकदी की जब्ती है ये। आपको बता दें कि पीयूष जैन के घर में छापेमारी के बाद से पीयूष का समाजवादी पार्टी और सपा एमएलसी पुष्पराज पंपी जैन से संबंध जोड़ा जाने लगा था, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी सुर्खियों में बनी हुई है। हालांकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कारोबारी पीयूष जैन से समाजवादी पार्टी और सपा एमएलसी पंपी जैन का किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया है। साथ ही बीजेपी पर सपा को बदनाम करने का आरोप भी लगाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर पीयूष जैन से समाजवादी पार्टी का संबंध नहीं है तो इस इत्र की छींटें समाजवादी पार्टी पर ही क्यों पड़ रही हैं? तो इस केस की सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि उनके यहाँ ट्रांसपोर्टर के यहाँ भी और इनके घर पे प्रेमिसेस में बहुत कैश मिला और फिर हम लोग ने उसको कल से गिनना शुरू करा। तो मुझे आपको बताने में अत्यंत ये हर्ष हो रहा है एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि 150 करोड़ के लगभग अनुमान है कि वो कैश होगा। अभी गिनती जारी है, लेकिन आपने सही कहा कि सीबीआईसी के हिस्ट्री में इतनी बड़ी कैश रिकवरी कभी नहीं हुई। इनकम टैक्स के केसेस में तो होती है। तो अब हम इस पे आगे जांच करेंगे और क्योंकि उन्होंने टैक्स पे कर दिया, इसका मतलब वो भी मान रहे हैं कि उन्होंने ये गलत काम किया और उल्लंघन किया जो रूल्स है और जो लॉ है। तो इस पे आगे कार्यवाही होगी। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हुए। अश्विनी शाही बीजेपी से, दीपक पांडे समाजवादी पार्टी से। आप दोनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले दीपक जी आपके पास आना चाहेंगे। दीपक जी, आज समाजवाद बहुत इतरा रहा है, ये कैसे संभव हुआ? देखिए त्रिशूल, पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि आपने इस खबर को तहकीकात किया था या नहीं किया था, क्योंकि ये जो खबर है बीजेपी आईटी सेल द्वारा फैलाई गई है। क्योंकि आपने देखा कल से 2 खबरें चल रही हैं जो कि प्योर बीजेपी के नैरेटिव द्वारा चलाई गई हैं, जो कि फ्रॉड और जिसे हम लोग कहते हैं कि फॉल्स न्यूज है। एक पहली है कि अवस्थी की वीडियो जो कानपुर में उन्होंने एक सभा की थी, उसमें उन्होंने पुलिस प्रशासन के रवैयों पे जो वीडियो देता था उसमें से कुछ अंश काट करके उसे कल सर्कुलेट किया जा रहा था। और जो हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पे एक ऐसा एजेंडा तैयार किया जा रहा है जिसमें कि एक लोगों की भावनाओं को भड़काने और मारने काटने की बात की जा रही है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और दूसरी चीज ये बता दूं आपको कि जो ये वाला वीडियो है जो जिसमें समाजवादी कनेक्शन बताया जा रहा है, ये तो वही वाली बात हो गई कि अगर कह दिया जाए कि नीरव मोदी पैसा लेके भागा है जो नरेंद्र मोदी का भतीजा है, तो वही वाली बात है जो पंपी जैन को अब सर जवाब दूं। आपने कहा ना प्रश्न कर रहा हूं मैं आपसे, तो मैं जवाब दूं? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो सर आपने वो पढ़ा होगा कि समाजवादी खुशबू, तो समाजवादी इत्र तो अखिलेश यादव ने जारी किया था। जी बिल्कुल किया लोकार्पण, उसका लोकार्पण किया था अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र का, ठीक है। बिल्कुल। और दूसरा उसमें लिखा हुआ है पूंजीवादी खुशबू, तो पूंजीवादी खुशबू आई है सर उसमें से 150 करोड़ की। अब तीसरा आपने जो सवाल किया उसका जवाब ये है कि आपने तहकीकात की। अब सर सुन तो लीजिए पांडे जी, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए दीपक पांडे जी। जब आपको अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, लेकिन आप कहेंगे कि मुझे नरेंद्र मोदी और नीरव मोदी में पता है। पांडे जी, दीपक पांडे जी सुन तो लीजिए। अब अंतिम बात यह है कि आपने कहा तहकीकात की कि नहीं की। उसी तहकीकात के लिए डिबेट की है, बीजेपी से अश्विनी शाही को बुलाया है,
एक राजनीतिक विश्लेषक आएंगे और समाजवादी पार्टी से आपको बुलाया ही गया है पक्ष रखने के लिए। अब इसमें नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा 1 घंटे में। देखिए सर, आप पत्रकार हैं, देखिए क्या है कि ये जो एजेंडा वाली खबरें चल रही हैं, आप तो ये बताइए। अरे सर, कौन चला रहा है एजेंडा वाली खबरें? 150 करोड़ एजेंडा को वाली कैसे, खबरों पे सर आपने 150 डिबेट बुला करोड़ ली को है। कैसे नकार अरे, दें सर? आप त्रिशूल जी, आपने एजेंडा वाली खबरों पे डिबेट कर लिया। हम्म अब बताइए, एजेंडा की खबर तो है। आप देखिए, कल से 2 खबरें चल रही है मार्केट में, आपको मैंने दोनों बता दिया। दोनों की अगर आप सच्चाइयों पे जाएंगे तो दोनों गलत है, सरासर गलत है। चलिए, आप विरोध कर रहे हैं, इससे बात हो रही है ना। चलिए ये किसका एजेंडा है? ये जो समाजवादी इत्र लॉन्च हुआ था, इसके तो पक्ष में है आप? नहीं, बिल्कुल। जो 22 हमारे 22 पार्टी तरह के फूलों से MLC बना हैं, था, वो अलग है। उन्होंने इत्र लॉन्च किया था, वो अलग है। को लॉन्च करते समय कहा गया था ये समाजवादी खुशबू है जो नफरत और द्वेष की भावनाओं से की गई राजनीति को खत्म करेगी। ये कहा था ना। चलिए जी, ठीक है। अश्विनी जी, देखिए, आज समाजवाद बहुत इतरा रहा है। अब इतराते हुए इतना इतराया कि ईडी और इनकम टैक्स वहां आ पहुंचा। अब इसको कैसे देखते हैं? हालांकि दीपक पांडे तो नकार रहे हैं इस बात को, कह रहे हैं इसमें समाजवादी पार्टी का कोई रोल नहीं है। जी देखिए, कहा एक बहुत पहले से कहावत कही जाती है, इश्क मुस्क और खुशबू छिपाए नहीं छुपती है। तो ये समाजवादी सुगंध नाम का जो इत्र है, नीरज भाई, दीपक जी को शायद याद आ रहा हो, 2016 में भी इन्होंने ही माननीय अखिलेश यादव जी से लॉन्च कराया था और उसका नाम भी समाजवादी सुगंध रखा गया था। इनके MLC थे उसमें, ये सब लोग थे, और 5000 बोतलें इनके कार्यालय में आई और उसमें ये कहा गया कि इसको किसी आम नागरिक तक नहीं जाने दिया जाएगा, ये अधिकारी इसको लगाएंगे, समाजवादी सुगंध लेंगे, समाजवादी दल के बड़े नेता लेंगे, ये लोग उसका सुगंध लेंगे, ये कहा गया था। और आज जो है, ये तो छापा संजोगवश पड़ गया। चोरी हो रही थी ट्रांसपोर्टर के टैक्स की, 50,000 रुपए से कम की सामान उसमें डालकर भेजा जा रहा था, जिससे कि ईवे बिल ना बनवाना पड़े। प्रशासन ने उस पर देखा, संजोग से उससे कुछ सुराग मिला, इनके घर पर आए, अलमारी जब तलाशी ली गई तो उसमें से नोट निकलना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे आपने ही दिखाया, इतिहास का सबसे बड़ा बरामदगी ये हो गई। बिल्कुल, चर्चा आपसे जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आइए चलते हैं डिबेट पर। अश्विनी जी के पास हम चलना चाहेंगे। अश्विनी जी, देखिए, जब आपने कहा, मैं टोकता नहीं हूं लेकिन बीच में बोलना पड़ रहा है, आपने जब कहा कि छापा संजोगवश पड़ा, तब दीपक पांडे जी ने कहा ओहो, मतलब इनका भावार्थ ये था कि पड़ा नहीं है, आपने पढ़वाया है। दीपक जी, ऐसा ही है? देखिए क्या है कि सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो ये छापा डलवाए हैं, ये अपने आखिरी जो सत्र होता है वो चलाने का काम किया है। आपने देखा होगा पिछले 40 दिनों में 10 बार मोदी जी खुद आ चुके हैं और कम से कम 15 बार अमित शाह आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में। अन्य मंत्रियों, गडकरी जैसे, राजनाथ सिंह जैसे अन्य मंत्रियों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये लोग आए, उत्तर प्रदेश की जमीन में आए, यहाँ का रंग रूप देखा, लोगों का चाल ढाल देखा, इन लोगों को लग गया कि उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं है। अब कैसे भी करके अब हमें यहाँ पे, हमसे तो कुछ नहीं होगा, CBI, ED, GST और अन्य प्रकार की जितनी भी हमारी टीमें होती हैं उनको उतारा जाए, किसी तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाए तो कुछ हमें शायद हाथ लग जाए। लेकिन जो बता दें, हमारे 4 नेताओं के घर छापे पड़े थे, राजीव राय जी के घर, टीटू भाई के घर और 2 लोगों के घर पड़ा था। वहां से क्या निकला? कुछ निकला। देखा, अगर कहीं कुछ निकला होता तो मीडिया में जरूर आता, जैसे कि इन कारोबारियों को निकला। आप जानते, एक शिखर पान मसाले वाले हैं, उनको सब जानते हैं वो किसके लोग हैं।
और ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं पीयूष जैन, जवाब पूरा कर लेते हैं एक बार दीपक पांडे जी। तो अश्विनी शाही जी, तो रंग आपने देखा कि चारों तरफ टोपी से लेके और पैरों तक सब लाल ही लाल हुआ पड़ा है, तो आपने कहा इस लाल पर कुछ ना कुछ धमाल कर दो, ऐसा कुछ हुआ था क्या? आप बता दीजिए क्या हुआ है पूरा वाकया। त्रिशूल जी देखिए, अभी दीपक भाई कह रहे हैं ना कि इससे किसी का रिश्ता नहीं है और या ये लोग जो है गलत आईटी सेल का मामला है और वो पता नहीं कहाँ हरिद्वार चले गए। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, जैसे ही छापा पड़ा थोड़ी खबर आई, अखिलेश जी का एक बयान आ गया, ईडी सीबीआई सब बयान आया था। और इसके पहले भी एक घटना हुई थी 2 दिन पहले, जिसके बारे में भी दीपक भाई जिक्र कर रहे थे। राम गोपाल जी इनके बहुत वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा भाई 17,000 रुपया पकड़ा गया, लेकिन जिसके यहां पकड़ा गया उसने कहा कि भाई 68 करोड़ रुपया सही पकड़ा गया है, इस पर मैं टैक्स देने के लिए तैयार हूं। टैक्स संस्था ने कहा नहीं भाई 86 करोड़ रुपया पकड़ा गया, उस पर टैक्स दीजिए। अब 17,000 और 86 करोड़ ये आया। अब ये 2 चीजें हुई हैं इसमें त्रिशूल जी। एक तो ये छापे जो है अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के लिए गले की हो गई हड्डी। अब ये 150 करोड़ इनका है तो ये कह नहीं सकते, और चला गया तो दर्द उसका है, वो बयान नहीं कर सकते, तो किसके ऊपर निकालेंगे? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। रामगोपाल जी कह रहे हैं 17,000, वहां पर 68 करोड़ प्रूफ हो गया है। जी तो त्रिशूल जी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये छापे जो पड़े ये संस्थाओं का काम था, ये भारतीय जनता पार्टी से लेना देना नहीं है। लेकिन अगर जोड़ ही रहे हैं तो हम उसमें बताएं कि कम से कम 86 करोड़ का और 17,000 का क्या तारतम्य है। अखिलेश जी को क्या पता था कि हमारे लोग हवाला का काम करते हैं इसलिए उन्होंने ईडी और सीबीआई का नाम लिया, या ये 150 करोड़? संवाद जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलेंगे अश्विनी शाही के पास। जी अश्विनी जी। अच्छा देखिए त्रिशूल जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि ये गले की जो हड्डी है इसीलिए अभी तक टोपी ही लाल थी, अब चेहरा भी लाल हो गया है। तो समस्या ये है, जड़ में हम लोगों को जाना होगा कि ये समाजवादी पार्टी का असली रंग रूप और चेहरा है। जी देखिए, इनसे त्रिशूल जी अब रोकिए, अब डिबेट को सार्थकता की तरफ ले चलते हैं। ऐसे आरोप प्रत्यारोप होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी का काम ही आरोप लगाना। मैं कुछ सवाल पूछूंगा। ले चलिए, पैसे तो जब्त हो गए, अब कहीं भी ले चलिए डिबेट को। ठीक है, पैसे हमारे जब्त हुए, आपके जब्त हुए, किसके जब्त हुए? वो जिसके जब्त हुए, ठीक है। और कौन करवा रहा है इसको सब जनता जानती है, किसके पैसे वो भी जनता जानती है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि नोटबंदी को हुए कितने साल हो गए और नोटबंदी से क्या मिला? ठीक, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि आपने नोटबंदी के समय क्या वादा किया था और उसका प्रतिफल क्या मिल रहा है? तीसरी चीज, क्योंकि मैंने नोटबंदी पे प्रॉपर त्रिशूल जी किताब लिखी, आप पढ़ सकते होंगे, आपको दिख रहा होगा कि नोटबंदी एक मानव निर्मित क्रांति, ठीक है। तो उस समय भी मैंने कहा था कि ये नोटबंदी तानाशाही तरीके से अपने आप को ये दिखाने के लिए की गई थी कि मैं एक कठोर डिसीजन ले सकता हूँ, जिसका ये भी है कि आपने देखा होगा नोटबंदी 1 महीने बाद आरबीआई इनको नोटबंदी का परमिशन देता है और उसकी सजा देश को ये भुगतनी पड़ी है कि देश की जीडीपी ऐसी लड़खड़ाई है कि -24 चली गई है। और उसके बाद मोदी जी का अभी 50 दिन नहीं पूरा हुआ कि जिससे वो चौराहे पे आ सके। अब इनको ये भी कहने में शर्म नहीं आ रही है कि 2000 की नोट जो आरबीआई ने छापा था उसको क्यों बंद करना पड़ा, और किसी भी बैंक और किसी भी एटीएम में 2000 की नोट क्यों नहीं मिल रही है। ये सब चीजें नोटबंदी अगर हुई थी और नोटबंदी अगर सफल रही है, क्यों नहीं ये सब चीजें? दीपक जी, ये आम आदमी का दर्द है या समाजवादी पार्टी का दर्द है? 2000 के नोट वाला आप
आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, ये बताइए, आप भी एटीएम यूज करते होंगे। मैं खुद एक रिसर्च करता हूँ क्योंकि मैंने किताब लिखी है और ये मेरा बड़ा पसंदीदा टॉपिक है, नोटबंदी और अर्थव्यवस्था को लेकर के। मैंने 2-3 किताबें इस पे लिख चुका हूँ, तीसरी चौथी किताब लिखने वाला हूँ। इसमें अगली किताब में छापे और ईडी और ये इनकम टैक्स के बारे में भी लिखिएगा, और ये नोट और ये भी लिखिएगा। सुनिए दीपक जी, ये भी दीपक जी, जब सीबीआई को तोता कहने वाले लोग सीबीआई को सरकारी संस्था कहने लगते हैं ना, तब बात समझ में आती है कि अब ये अपने फेवर का काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग सीबीआई को तोता कहते थे और आज ये लोग सरकारी संस्था करके कह रहे हैं वो तो स्वतंत्र संस्था है, अपने हिसाब से छापे मार रही है, कर रही है। तो बड़ी थोड़ा हास्यप्रद बातें हैं, आपको भी थोड़ी हंसी आनी चाहिए, लेकिन शायद आप कहीं न कहीं आपका जो भाव है वहीं पे जा रहा है। देखिए दीपक पांडे जी, सुनिए दीपक जी, देखिए हमको हंसी कैसे आएगी, हमको तो मन में और सब जगह रोना आ रहा है कि देश का पैसा कैसे कैसे कहाँ मिल रहा है, टैक्स पेयर पैसा दे रहे हैं और ऐसे पैसा जब्त हो रहा है। से मुझे एक चीज याद आया, और एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल हमारे संग जुड़ चुके हैं। राहुल जी, आपका स्वागत है। पुराने मित्र हैं, अभी राहुल जी से बात होगी। एक टैक्स पेयर से मुझे पैसा से याद आया, स्विस बैंक में काला धन डबल हो गया है, एक चीज। और दूसरी चीज, ये जो मोदी जी जाकर के टैक्स पेयर के नाम पे 50-50 करोड़ की रैलियां कर रहे हैं और जाकर के सीधे टारगेट कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों को, ये टैक्स पेयर की बर्बादी है या नहीं? ये तो बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे। राहुल जी, आप भी पत्रकार हैं, आप जवाब नहीं दे सकते हैं। आपको हम तो जवाब आपसे मांग रहे हैं। क्या करना चाहिए? आप पुराना इतिहास, जैसे बीजेपी निकालती है आंकड़ों से, आप पुराना इतिहास निकाल के बैठे। हम कह रहे हैं 150 करोड़ रुपया कहाँ से आया? समाजवादी जो समाजवाद जो दीपक जी सुनिए तो सही, आपने 4 किताबें लिखी है, सुनिए तो सही। जो समाजवाद गरीब के कंडे, गरीब की झोपड़ी, चिमनी, बैलगाड़ी है, खेत, पगडंडी, वहां से चला था, वो कहाँ आ गया है पता है? आयकर के छापों में, आयकर के ईडी के छापों में, 150 करोड़ रुपए की जब्ती में, समाजवाद के इत्र में कहाँ आ गया है समाजवाद? यही तो पूछ रहे हैं आपसे। आप राजनीतिक विश्लेषक होते तो कुछ कहते, आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, तो आपसे पूछना पड़ रहा है। बिल्कुल पूछिए, मैं आपको हर चीज का जवाब दूंगा। आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज है ना त्रिशूल जी, धारणा बदलनी पड़ेगी लोगों को। अभी वो वाला भारत नहीं है कि जब यहाँ पे एक सुई नहीं बनती थी। पता है आपको, 70 सालों में देश का ये डेवलपमेंट हुआ जिसको पिछले 7 सालों में बेचा जा रहा है। तो इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। समाजवाद भी आगे बढ़ रहा है, नई इंडिया की जब बात हो रही है तो नया समाजवाद भी आगे, नई सपा है, नई हवा है। तो आपको बता दें कि क्या होता है ना, आप लोगों ने एक धारणा बना ली है कि किसान की जब तक बनियान फटी नहीं होगी तब तक वो किसान नहीं होगा। अगर किसान कुर्ता चमचमाता पहन लिया, गाड़ी से उतर गया, वो किसान नहीं है भैया। वो क्या है? कोई फंडेड वाला आदमी है। समस्या इस चीज की है, दिक्कत इस चीज की है। समाजवाद का मतलब आप लोग सोच रहे हैं कि जब तक भूखे नंगे रहेंगे वही समाजवादी है ना भैया। ये नया समाजवाद ऐसा हो रहा है, तो कब तक आप लोगों को एक धारणा क्यों नहीं चेंज करेंगे आप लोग? बिल्कुल मैं आऊंगा दीपक जी आपके पास। तरक्की हो रही है तो समाजवाद की क्यों नहीं तरक्की होगी? बिल्कुल मैं आऊंगा दीपक जी। तो समाजवादी नहीं हो सकता। दीपक जी मैं आऊंगा। गरीब रहे, फटी लुगती पहने रहे, तभी वो समाजवादी हो सकता है। अरे सोने चांदी का जूता पहनिए, आऊंगा मैं आपके पास। तो आप कहेंगे समाजवादी नहीं, समाजवादी इत्र नहीं लगा सकते, आऊंगा दीपक जी। समाजवादी नहीं कर सकते। बड़ी अजीब विडंबना आप लोगों की धारणाओं। नहीं, आप चांदी का जूता पहनिए, सोने का कुर्ता पहनिए, आऊंगा मैं आपके पास। रुकिए दीपक जी, राहुल जी, ये जो वर्तमान का समाजवाद है, ये कैसा समाजवाद है? देखिए चंद्रशेखर त्रिशूल, ये काफी गंभीर सवाल है आपका। देखिए किसी को भी मैं कई बातों से सहमत हूँ कि भाई किसान, बिल्कुल किसान को हम लोग नहीं मान सकते कि किसान हमेशा गरीब ही दिखेगा। भाई अगर किसी को दिखना है भाई, तो वो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि वो सोने का ही कुर्ता पहने, सोने के थाली में खाए, सोने के बिस्तर पे लेकिन रूल ऑफ लॉ वाले देश में हमें ये तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि वो इलीगल है या लीगल है, उसकी लीगलिटी सही है या नहीं। अगर सारे ढंग से टैक्स के नियमों का पालन किया जा रहा है, कोई आदमी सही ढंग से समुचित आय करके, इनकम करके अगर वो सोने के मकान में भी रह रहा है, तो उसको पूरी अनुमति कि वो सोने के मकान में ही रहेगा। बिल्कुल।
लेकिन आपको रूल ऑफ लॉ का पालन करना पड़ेगा। इसमें कहीं से किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। जो सवाल है आपका, देखिए, चूंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, तमाम जो भी पार्टियां हैं यहाँ पे, बड़ी पार्टियां, उनको लोग बड़े ही एक तरह से उनको देखते हैं, एक आदर्श के रूप में भी देखते हैं। उनके अलग अलग फॉलोअर्स होते हैं सबों के, और उनके कारण से कई सारे जो वो उनकी गतिविधियां होती हैं, उनके निचले स्तर तक वो चीजें ट्रांसफर होती हैं। तो इसलिए इस मामले में नैतिकता का पक्ष भी जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ इसमें वैधानिकता का पक्ष भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ऐसे में जो आप सवाल पूछ रहे हैं, वो बड़ा सवाल गंभीर है कि किस दिशा में, कहाँ पे, कैसे जा रहा है वो। तो वो सवाल का जवाब तो खैर एक तरह से जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है वो देंगे, लेकिन हाँ, ये सवाल है वहां पे। लेकिन दूसरी सवाल जो यहाँ पे अश्विनी जी है, उनके लिए भी है। चूंकि बिल्कुल राहुल जी, चर्चा आपसे जारी रखेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हम चलेंगे राहुल डाल के पास। राहुल जी, आप जवाब दें उससे पहले एक सूचना और दे देता हूं। एक कंटेनर और मंगवाया गया है अभी जी। देखिए, वो तो मैं लगातार देख रहा हूं कि लगातार कंटेनर की संख्या बढ़ रही है। अभी एक और मंगवाया गया है। लगातार जो है कि एक तरह से नोट की गिनती करने वाले मशीनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। तमाम चीजें हैं। 13 हो गई है जी। लेकिन मैं देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि देखिए, संसाधन आपके, देखिए, चलिए, आवाज इको हो रही थी, मैं फिर से बोल। देखिए, ऐसे स्थिति में संसाधन किस रूप में उसका कैसा प्रयोग हो, ये आपको काफी बेहतर ढंग से देखना पड़ेगा कि वो आपका लीगल उसकी स्थिति क्या है आपकी। दूसरी चीज की, देखिए, ये सवाल तो समाजवादी पार्टी से हैं, और विशेषकर इत्र को लेकर ये सवाल जो इत्र व्यवसायी है उनको लेकर पूछे ही जा रहे हैं। लेकिन सवाल जो दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी। आपने चुनाव रिफॉर्म्स के नाम पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप लेके आते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को आखिर उसमें कौन क्या दे रहा है, उसको जनता के सामने में, पब्लिक डोमेन में उसको रखने में क्या परेशानी है आपको? आपने पुराने एक अपारदर्शी व्यवस्था को आपने एक दूसरा पारदर्शी व्यवस्था में क्यों कन्वर्ट कर दिया? आखिर उसको इतना एक वो आपके लिए प्लेटफॉर्म बनना चाहिए था। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे अधिकांश राशियां जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से जा रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रही है। दूसरे तमाम दलों के पास तो अगर हम लोग देखें कि संवैधानिक हम लोग देखें अगर उसको लीगल ढंग से, तो जो पैसे उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिल रहा है, दूसरे दलों का तो जो पैसे मिल रहा है वो बिल्कुल भीख के राशि के बराबर के पैसे मिल रहा है। तो ये स्थितियां कुछ गलत सी स्थितियां बनी हुई। इक्वल प्लेटफॉर्म जो लोकतंत्र में सभी दलों को मिलना चाहिए वो नहीं मिला हुआ, पहली चीज। और दूसरी चीज कि जहां कहीं पे भी चुनाव होते हैं वहां पे इनकी एजेंसियां हमेशा एक्टिव होकर पहुंच जाती है। महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था, यहाँ पे तो चलिए समाजवादी पार्टी के जो है कि वो इत्र व्यवसायी है, उनके ऊपर जो है कि छापा लगा है। वहां पे तो उन्होंने शरद पवार के ऊपर ही जो है कि ईडी का पूरा कहानी कर दिया था। जब उन्होंने कहा दिया कि ठीक है मैं आ रहा हूँ आपके कार्यालय में प्रस्तुत होगा, इन लोगों को लगा कि उसके कारण से काफी परेशानी होगी, तो फिर ईडी को कहना पड़ेगा कि नहीं आप हमारे कार्यालय में आइए। हम लोगों ने देखा पश्चिम बंगाल में भी जहां कहीं पे भी चुनाव होता है, इनकी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई वहां के नेताओं के ऊपर सुपर एक्टिव हो जाती है। अभिषेक बनर्जी के ऊपर छापा हो रहा था, उनके पत्नी के ऊपर छापा हो रहा था। अबे आज सरकार बन गई तो फिर अब भी तो लगातार उस प्रक्रिया को जारी रखिए। तो ये कहीं कहीं देखिए चुनाव के पहले लगातार एक दबाव बनाती है, तो इसका इनको भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी होगा, क्योंकि उन लोगों के साथ सहानुभूति भी जुड़ती है। जब देखिए जहां पे वैध मामले हैं वहां पे कानून अपना काम करे, इसका स्वागत हर कोई करेगा। लेकिन जहां पे केवल यह चीज दिखती है कि केवल वो छापे परेशानी डालने के लिए डाले जा रहे हैं, तो वहां पे विपक्ष के लोगों के साथ जनता की सहानुभूति भी जुड़ती है। यह चीजें भी भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि जो लोग अब समझ चुके हैं कि ये सारे के सारे हथियार आपके केंद्रीय संस्थाओं को आप विपक्षी नेताओं के डराने धमकाने के लिए करते हैं। राहुल जी पूछ लेते हैं अब। अश्विनी जी, पहले आप राहुल जी की बात का ही जवाब दे दीजिए, मैं सवाल क्या पूछूं आपसे। मेरा तो इतना सा सवाल था कि ये जो नाइट कर्फ्यू लग रहा है कल से 11 बजे से और रात को सुबह 5 बजे तक, तो कोई रैली होगी नहीं, इसलिए बस ये इतना सवाल था, बाकी उन्हीं का दे दीजिए जवाब आप। नहीं, आपने दो चीजों को एक में मिक्स मत करिए, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान उसका मैं जवाब देता हूं पहले राहुल लाल जी वाला। राहुल जी आपकी बात मैं बहुत नहीं सुन पाया हूं, लेकिन थोड़ा जो सुन पाया हूं उसका मैं, क्योंकि इको हो रही थी आवाज,
मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए आपका शायद कहने का ये मतलब था कि जब चुनाव आता है तो संस्थाओं का यूज भारतीय जनता पार्टी करती है, शायद ऐसा कुछ कहा क्या आपने? जी बिल्कुल कहा, हर राज्य में ये चीजें होती हैं। जी जी जी। तो मैं ये राहुल जी ये बता रहा हूँ, हिंदुस्तान हम 150 करोड़ लोगों का देश है, इतने प्रदेश हैं। आप बताइए पिछले आजादी के बाद से कोई एक साल बता दीजिए जिस साल में चुनाव न हुए हो, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो, होता है। तो क्या संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए, संस्थाएं काम ना करें? क्योंकि कहीं भी होगा तो चुनाव होगा और जो पार्टी सत्ता में होगी उसके ऊपर आरोप लगेगा ही लगेगा, इन्होंने करा दिया। तो राहुल जी ऐसा कुछ नहीं है, संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। हाँ, जो अगर एक शब्द कह देते अखिलेश जी, राम गोपाल जी, कि भाई ये इत्र व्यवसायी से हमारा कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल कहा है। अब अखिलेश जी ने तो एक्सेप्ट कर लिया बोल के कि भाई ऐसा अभी ईडी आएगी, सीबीआई आएगा, तो उन्होंने जी, एक्सेप्ट कर लिया कि दीपक जी, इससे मैं उनका आपकी संबंध बात का जवाब है और सुन ये लीजिए। सारा पैसा उन्हीं का है। और पम्मी जैन में है। 200% राहुल जी, 200% अखिलेश जी की प्रॉपर्टी बढ़ी है 5 सालों में। गायत्री प्रजापति की कितनी प्रॉपर्टी बढ़ी है, ये देखने वाली बात है, हम ये नहीं कुछ कह रहे हैं। तो कहीं हो बरामद हो रहा, आप कहाँ से हो सकता है कल कोई नाम खुल जाए, क्योंकि अभी ये जो 3 लोग परसों ना 3-4 दिन पहले जो छापा पड़ा था उसमें इंग्लैंड का टिकट अरे सर, बरामद हुआ जवाब था तो पूरे सुनेंगे, परिवार बोलेंगे का। तो तब ना, जवाब तो सुन लीजिए। इसको जवाब नहीं करते, इसको अनर्गल प्रलाप कहते हैं। हाँ, जवाब तो सुन लीजिए उनका। क्या जवाब सुने बताइए पांडे जी तो आप ही बताइए हमको क्या बोलना है, मैं वही बोल दूं। बिल्कुल आप ही बता दीजिए मैं क्या बोलूं। इनको ये कहना चाहिए कि हमारी सरकार का ये फेल्यूर है, हमारे मोदी जी का फेल्यूर है कि नोटबंदी के बाद भी हमारे देश में आज भी लोग काले धन रख रहे हैं, स्विस बैंक में पैसे डबल हो जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? जी, एक चीज और आपको बता देता हूँ, केशव प्रसाद मौर्य इनके स्टूल मंत्री हैं जो, उनकी बात बता देता हूँ। कुछ जब वो क्या हुआ आज के 7-8 साल पहले उनकी जो असेट थी, और आज जाके देखिए उनके पास 17 कामधेनु ग्रुप ऑफ कंपनीज बन गई हैं, उनके ऊपर कभी छापा। अरे बीजेपी के पिछले 7 सालों में आप बताइए कई हजार करोड़ का कुल मिला के इन लोगों ने तो अपना कार्यालय बना लिया। वो पैसे कहाँ से आए उस पर कभी छापा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे ब्लैक मनी है जो स्विस बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफर आते हैं, छापा नहीं पड़ेगा। और ये भी नहीं बताएंगे कि पनामा पेपर में किसके किसके नाम है। तो अगर कार्रवाई जब होती है ऐश्वर्या राय बच्चन पे, तो अंबानी ब्रदर्स पे क्यों नहीं होती? पहली चीज। और ये चीज इनको ये भी नहीं बताएंगे कि जो हमारा नोटबंदी जब हम किए बिल्कुल, चर्चा आपसे जारी रखेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। और इस समय छापेमारी से बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। कानपुर बड़े इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी की कार्रवाई। पीयूष जैन के बेटे प्रत्युष को डीजीजीआई की टीम ने हिरासत में लिया। इस समय की बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं। कारोबारी पीयूष जैन के घर से अब तक 150 करोड़ रुपए कैश बरामद। पीयूष जैन का कन्नौज का पैतृक मकान भी सील। 16 घंटे तक मशीनों से हुई नोटों की गिनती। आयकर और जीएसटी विभाग की टीम ने आनंदपुरी सोसाइटी में बने घर में छापा मारा। कानपुर बड़े इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पर छापेमारी की कार्रवाई। पीयूष जैन के बेटे प्रत्युष को डीजीजीआई की टीम ने हिरासत में लिया। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम चलेंगे अश्विनी जी के पास। अश्विनी जी, दीपक पांडे कुछ जवाब अपना दे रहे हैं, वो सुन लेते हैं। जी दीपक जी। जी बिल्कुल। अब ये सवाल उठता है कि नोटबंदी, ठीक है, सबसे पहले मैंने अपनी सफाई में बता दिया कि ये नेता हमारे पार्टी की नहीं है, हमारे पार्टी का भी बयान आ चुका ऑफिशियल, आपने भी उसको बताया, ठीक। अब आपको मैं एक छोटी सी कॉमन सेंस वाली बात बताऊंगा। नोटबंदी हुई, उसके बाद हमारी सरकार चली गई, ठीक। हमारी सरकार नहीं है, उसके बाद भी अगर
किसी व्यक्ति के पास इतने बड़े पैमाने पे कैश बरामद होता है तो ये किसका फेल्यूर है? अगर हमारी सरकार रहती तो आप लोग कहते कि लूट के रख लिया, ठीक। सरकार इनकी जैन, ये अमित शाह जैनी कनेक्शन वहां भी निकाला जा सकता है, ठीक है। और ये कनेक्शन जो योगी जी से और जो ये हमसे कनेक्शन निकाल रहे थे, सरकार से कनेक्शन क्यों नहीं निकाला जा सकता? बिना सरकार के कनेक्शन से इतना काला धन कैसे आप रख सकते हैं? और वो चिप कहाँ चली गई जो नोट में लगी हुई थी? इसका जवाब मिलेगा कि जब हमारे पास सरकार नहीं, उसके बाद भी नोटबंदी की गई, उसके बाद इतना धन आ रहा है, तो नोटबंदी से आखिर मिला क्या? और अगर नोटबंदी से जो मिला तो फिर क्या हो रहा है? आपने नोटबंदी करके क्या कर लिया, बताइए। देखिए, अब नोटबंदी का जो फायदा हुआ वो समाज में फायदा हुआ, और अर्थशास्त्र के बारे में राहुल लाल जी ज्यादा बताएंगे, मेरे से ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन खैर, ये भी सरकार का जो है थोड़ा सा खिंचाई करते हैं, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं। देखिए, 2016 में नोटबंदी हुई, उसके पहले 2008 से 11-12 तक, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, बाकी तो बहुत सी चीजें पड़ी हैं। 11, 12, 13 तक जमीन और मकानों और फ्लैट के दाम बेतहाशा बढ़े। नोटबंदी 16 में हुई। पहले क्या होता था, जो कारोबारी लोग थे, जो ब्लैक मनी वाले थे, अपना रुपया पार कर देते थे उन लोगों के यहाँ ले आके ब्लैक मनी। आज जो है, जो रियल, अरे सुन लीजिए दीपक भाई मैं बोल लूं। आप देखिए, सीधे सीधे अनर्गल पर आप कर रहे हैं कि नोटबंदी से क्या हुआ, फ्लैट के रेट सस्ते हो गए। भाई साहब, ये अरे भाई, नोटबंदी के बाद 3 साल जब आपने बोला तो मैंने सुना, अब हमारा जवाब भी आप नहीं सुनेंगे, ये कौन सी बात है भाई? आप ये नहीं बताएंगे नोटबंदी क्यों बुरा लग रहा है आपको? करते हैं राहुल लाल जी से, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। देखिए, आप अपने टर्म में बोला भाई। देखिए, उसके बाद अगर बुरा लग रहा है तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अरे भैया, जब सारे पैसे लैप्स हो जाएंगे तो फ्लैट का रेट सस्ता नहीं होगा। अश्विनी जी, चंद्रशेखर जी, जरा एक चीज मैं कहना चाहूंगा। हाँ, देखिए, यहाँ पे जो चीजें आ रही हैं, देखिए दो पक्ष हैं इस पूरे घटनाक्रम का जो हम लोग देख रहे हैं कि वहां पे जो चीजें घट रही हैं। एक तो कि भाई जो सीधे सीधे अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई वो एक तरह से इंडिपेंडेंट व्यक्ति थे और किस तरह से इनके कार्यकाल में डबल इंजन वाले सरकार में वो घटना घटी। तो एक तो देखिए, एक पक्ष ये आता है कि चूंकि भाई आपने समाजवादी इत्र उनसे बनवाया था, ये सवाल एक नैतिक पक्ष आता है उनके ऊपर। लेकिन जो विधिक पक्ष है, विधिक पक्ष तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आता है कि भाई लीगल चीजें, लीगल बॉन्डिंग, तो चूंकि डबल इंजन में आप सरकार में, तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि कैसे काला धन वहां काम आया। राहुल जी, एक सेकंड, आप नहीं है, हमको नहीं कर रही है। देखिए, संस्थाएं काम कर रही है तो फिर इतना काला धन जमा कैसे हो गया? बड़ा एक प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन है। दूसरा चीज देखिए, जमा है तभी काम हो रहा है। जब बोल रहे थे मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। देखिए, 2016 में आप जब नोटबंदी लेके आते हैं, नोटबंदी आने से पहले हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ रेट आप ही के पीरियड में राहुल जी रोकना चाहेंगे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद आइए चलते सीधे डिबेट पर। राहुल जी। हाँ, मैं कह रहा था कि चंद्रशेखर जी कि चूंकि देखिए यहाँ पे बड़ी राशि जमानत हुई है तो फिर एक तरह से ब्लैक मनी और नोटबंदी और जीएसटी तमाम चर्चाएं अपरिहार्य हो जाती। तो देखिए, 2000 मैं बता रहा था कि 2016 में अश्विनी शाही जी के सरकार में ही हमारी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट 9.2% था। उसमें 2016-17 के फर्स्ट तिमाही में। और जैसे ही इन्होंने एक तरह से नोटबंदी की घोषणा कर दी तो उस साल का ग्रोथ रेट 8.2% पे आ चुका था गिर के जो है। और उसके बाद फिर जो स्थितियां हुई, कोरोना काल से पहले तक जो अर्थव्यवस्था गिरते हुए रही, वो कोरोना काल के पहले तक 3.2% पे आ गई थी गिरते हुए लगातार। तो जीएसटी, नोटबंदी, तमाम इस तरह से जो अनियोजित इन्होंने फैसले लिए, और अब तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि वो फैसले क्यों थे। वो उस समय आपके 99.3% पैसे बैंकों में जमा हो गए थे। तो आपका देखिए ब्लैक मनी कहीं लिक्विड राशि के रूप में वो पैसे आएंगे, ऐसा तो कहीं होता नहीं है। नंबर 1 चीज, लगातार जो दावे हो रहे हैं कि उस कारण से आपके दावे क्या थे कि जो हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र है जम्मू कश्मीर समाप्त हो जाएगा ना। सुन लीजिए, आपने उस समय नोटबंदी के समय का दावा किया था कि जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। फिर वो आतंकवाद भी खत्म नहीं हुआ, पत्थरबाजों के पैसे की सप्लाई भी बंद नहीं
आएंगे तब हमारा आतंकवाद खत्म होगा। तो देखिए वो तो अब नए नए एक्सक्यूज आते चले गए, लेकिन हमारे अर्थव्यवस्था में नोटबंदी, जीएसटी, इन सबों का प्रभाव ये हुआ कि संगठित क्षेत्र खत्म हो गया। आज हम लोग एक तरह से भूतपूर्व बेरोजगारी, महंगाई, इन सबों का सामना कर रहे हैं। अभी भी वो समस्याएं, मैं कोरोना राहुल जी सुनिए, बनी हुई है। सुन लीजिए राहुल जी, थोड़ा सुनिए। एक लाइन केवल सुन लीजिए राहुल जी, जवाब ले लीजिए। काफी गिर गए। राहुल जी कारण क्या था? क्योंकि अर्थव्यवस्था की गति आपकी नीचे हो गई थी, अर्थव्यवस्था का डिमांड खत्म हो गया। राहुल जी ले लीजिए जवाब, बीजेपी से थोड़ी बरामद हुए पैसे, ले लीजिए जवाब। ऐसा देखिए, आपने तो फेल कर दिया। मैंने कहा था ना कि सरकार का थोड़ा सा करते हैं तो थोड़ा आप जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है कि आप न नोटबंदी फेल थी, न जीएसटी फेल है। जीएसटी से आज देखिए कितना राजस्व देश को मिल रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हो रहा है। 10 साल, सुनिए, नहीं राहुल जी सुन लीजिए, हो रहा है असंगठित क्षेत्र। और दर्द किसको हो रहा है? सुनिए, दर्द किसको हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ हमारे दीपक भैया को दर्द हो रहा है, क्योंकि इनका 150 करोड़ पकड़ा गया है, लग रहा वहाँ दर्द ये हो रहा है। तो इसी तरीके से जीएसटी में दर्द किसको हो रहा था? जो चोर था, जो सीना ठोक के 1 नंबर का काम करता था, उसको दर्द नहीं है। और वो आज भी व्यापारी प्रसन्न है, खुश है, 100 तरह की टैक्स से निजात है उसको। छोटे उद्योगपति, जो छोटे मध्यम दर्जे के जो थे, एमएसएमई थे हमारे, उनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो आपके जीएसटी के प्रावधानों को लागू कर पाते। और एक बड़ी आप एक मिठाई की दुकान पे चले जाइए ना राहुल जी, मिठाई के दुकान पर, उस मिठाई के दुकान पर पता चलता है कि किस तरीके से वो जीएसटी चोरी करता है। वो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आप और हम जाते हैं, 2000 रुपए देकर चले आते हैं। वो किस तरीके से जीएसटी चोरी करता था। अब उसी के साथ साथ देखिए हिंदुस्तान में भाई चोरी नहीं हो रहा था, तो फिर इतना सारा ब्लैक मनी पकड़ा कैसे जा रहा है बताइए? नहीं सर, देखिए अब आप बताइए, इनकम टैक्स बढ़ा है कि नहीं? सरकार में इनकम टैक्स की मात्रा बढ़ी है, जमा करने वालों की पैसा बढ़ा है, राजस्व बढ़ा है कि नहीं बढ़ा देश में? देने वालों की संख्या बढ़ी है, इनकम टैक्स की राशि नहीं बढ़ी है। जीएसटी राजस्व बढ़ा कि नहीं बढ़ा? वो भी मना कर दीजिए। तो जब सरकार को राजस्व मिलेगा, जब सरकार को राजस्व मिलेगा तो सरकार देश भर ही खर्चा करेगी, व्यक्तिगत नहीं है। अगर राजस्व बढ़ा है तो देश की संपत्ति क्यों बेच रहे हैं? आपको बता दे, राजस्व घाटा इस समय चरम पे है। और आपको बता बिका क्या है भाई? क्या बिका है जरा बताइए हमको, क्या बिका क्या है? फर्जी का आप लोग फालतू मत बताया कि ये बिका क्या है। छोटे लोगों से कारोबार करना। एयर इंडिया के बारे में आप कहते हैं ना, एयर इंडिया 10,000 करोड़ 8,000 करोड़ हर साल उसको देते थे, उससे बढ़िया आप दे दीजिए, दूसरे को चलाएगा। क्यों देते हैं 10,000 करोड़? आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में और बढ़ावा में लगाइए। जीडीपी सुन लीजिए, जिस दिन मनमोहन सिंह की सरकार आई राहुल जी, उस दिन जीडीपी क्या थी? सुनिए, जिस दिन राहुल जी मनमोहन सिंह की सरकार आई, उस दिन जीडीपी क्या थी? मनमोहन अगर इतने बढ़िया अर्थशास्त्री थे तो नरसिम्हा राव के समय में उनको सोना क्यों बेचना पड़ा? इतनी बढ़िया अव्यवस्था थी और ये लोग हिस्सेदार थे उसके। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रिजर्व आपके देश में कितना है? सोना गिरवी रखना ले रहे हैं। आज विदेशी रिजर्व कितना है राहुल जी? देश में है कि नहीं है विदेशी रिजर्व? आपको भी पता है। तो राहुल जी, देश मजबूत हो रहा है और ये फर्जी लोग कांग्रेस और सपा ना फैलाए बेच रहे हैं जी। अश्विनी जी, राहुल जी, जो कैश चलन में आया है वो भी तो बढ़ा है 2016 के बाद। वही तो मैं कह रहा हूँ कि नोटबंदी का उद्देश्य था कैश को घटाना, कैशलेस इकोनॉमी को लाना। और आप आंकड़े देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आंकड़े दे रहा है, आपके आंकड़े कितने बढ़ गए। तो आपका तो भाई कैश भी पहले के तुलना में लगभग दुगुना और आपका कैश हो चुका है। तो नोटबंदी का एक भी उद्देश्य, अश्विनी साही जी, आप प्रूफ नहीं कर पाइएगा कि आपने उसमें जितने भी लाभ दिख रहे थे। राहुल जी, मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूँ, ये 150 करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं, इसका क्या बड़ा कारण है? देखिए, इसका कारण यह है कि अभी भी जिनको ब्लैक मनी अर्जित करना है वो आराम से अर्जित कर रहे हैं, रख रहे हैं तमाम। अगर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर वो समाजवादी इत्र का वो लॉन्चिंग नहीं करते तो उनको नहीं पकड़ा जाता। आप पिक एंड चूज करके पकड़ते हैं। आप कौन है जो विपक्ष के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के साथ जुड़ रहा है? इसका मतलब कि समाजवादी है वो समाजवादी नेता है, समाजवादियों से उनका है। राहुल जी ने बोल दिया कि समाजवादियों से कनेक्शन है। जाके पढ़ लेना। 2016 में भी लॉन्च किया था उन्होंने। ये नहीं बोला है, वो इत्र का मामला जब नहीं उठता तो आप उनके ऊपर नहीं करते। 2016 में भी लॉन्च किया था उन्होंने समाजवादी इत्र।
राहुल जी 2016 में भी समाजवादी यही तरह लांच किया था, अखिलेश जी ने किया था जाकर, और कहाँ किया था? यही अपने कार्यालय पर। अलग अलग ये दोनों लोग तो भाई रिश्ता नहीं है तो कैसे चल के आ गया वहां से भाई? अच्छे ये रिश्ता कुछ का क्या कहलाता है ये तो सोचना पड़ेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है पांडे जी? ये मानिए ये समाजवादियों का पैसा है और आपके गले में हड्डी अटक गई है, ना निगल पा रहा है ना उगल पा रहे हैं। नहीं देखिए, टोपी के साथ चेहरा भी लाल हो गया है। आप देखिए तब से आपकी बौखलाहट बता रही है। दीपक जी आप तो ये कहिए कि इसकी सीबीआई जांच करवाइए, इसकी जो न्यायिक जांच करवाइए कि ये पैसा किसका है और किसने दिया और किसने लिया। भाई साहब मैं तो बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ न्यायिक जांच करवा लीजिए, जो मर्जी वो जांच करवा लीजिए, लेकिन करवाइए, लेकिन झूठ का प्रोपेगेंडा तो मत फैलाइए। समस्या इस चीज की है कि बीजेपी के आईटी सेल द्वारा 2 फर्जी खबरें कल से प्लॉट की गई हैं सोशल मीडिया पे, और उसी पे न्यूज चल रही है। मुझे लगता है बीजेपी का आईटी सेल 68 करोड़ पर भी कुछ बोल दीजिए दीपक भैया। सूत्र हो गया है, और 68 करोड़ मनोज यादव वाले पर कुछ बोल दीजिए। खबरें कल से प्लांटेड है जो एक अवोसी को लेकर के चल रही है, और दूसरा जो समाजवादी पार्टी के ऊपर पड़ रहे छापे को, समाजवादी पार्टी के 4 नेताओं के ऊपर छापे पड़े, उसी में इसी कड़ी को जोड़ दिया गया। जबकि मैंने आपको पहले क्लियर शब्दों में कह दिया ये पीयूष जैन और पम्मी 68 करोड़ पर दीपक पांडे जी 68 करोड़ पर भी बोल दीजिए कुछ। के बाद भी आप अगर बार बार उसी सवाल को कर रहे हैं तो इसका जस्टिफिकेशन मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। अश्विनी जी, दीपक पांडे जी, राहुल जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कोई ये नहीं कह रहा है कि पैसा किसका है, लेकिन पैसा पकड़ा गया है और अब जांच भी होगी कि आखिर पैसा किसका है। बहरहाल देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए